Hello student, myself Anil Patil, faculty of chemistry from Catalyst classes. So आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं that is क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री, राइट? सो चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है एंड इसको हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको नोट्स ढंग से नोट डाउन करने हैं और आगे भी हम लोग और चीज़ें करेंगे जो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में. ओके, हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में. तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री? देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हम लोग ऐसे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं विच डील्स विथ सरफेस फिनोमिना, राइट? ऐसे प्रोसेस विच डील्स विथ व्हाट? द फिनोमिना दैट ऑकर्स ऑन द सरफेस. दिमाग में रखो, हम लोग सिर्फ वही प्रोसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो सरफेस पे टेक प्लेस कर रहे हो. जैसे एग्जांपल आपने देखो बहुत सारी चीजें देखी होगी आपने. फॉर एग्जांपल देखो, रस्टिंग होती है. तो रस्टिंग कभी आयरन की जो रस्टिंग होती है वो कहां से होती है? ऊपर से होती है ना? तो वो भी क्या है? सरफेस फिनोमिना है, राइट? तो सरफेस फिनोमिना ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो वी आर स्पेशली डीलिंग विद द प्रोसेस विच ऑकर ऑन द सरफेस. So before starting the surface phenomena you should know the difference between adsorption and absorption. चलिए देखते हैं कि adsorption और absorption में क्या फर्क होता है, राइट? तो अगर मैं absorption की बात करूं, अगर adsorption की बात करूं, राइट? अब आपको समझना है कि what is the meaning of adsorption. अब देखो दोनों में स्पेलिंग में ADAB है ना. यहां पे आप देख सकते हो adsorption, absorption. तो फर्क क्या होता है? जैसे कोई ये सब्सटेंस है, आप देख सकते हो पहले वाले के अंदर सिर्फ सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आपके एक्यूमुलेटेड है. यहां देख सकते हो सिर्फ सरफेस पे है ना. सही है. मतलब अगर कोई चीज सिर्फ सरफेस पे है तो उसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं, सिर्फ सरफेस पे. मैं यहां पे आपको ये वाला देखना है पॉइंट्स और इसके लिए ये वाले पॉइंट्स देखने, राइट? थोड़ा सा उल्टा हो चुका है तो आप ध्यान से देखना. तो मैं एडसॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ सरफेस पे होता है. और एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ये पूरे एंटायर बल्क में होता है. द प्रोसेस बाय विच एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन एंटर द बल्क. मतलब आपने देखा होगा, मतलब जैसे एग्जांपल आप कोई चीज लिक्विड डाल रहे हो और वो लिक्विड जो है उस सॉलिड के सरफेस पे भी है और बल्क के अंदर भी है, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्ब करना है ना. जैसे स्पंज को पानी में डाल दिया तो पानी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब होता है, उसके पूरे बल्क में फैल जाता है. अगर कोई चीज पूरे बल्क में फैल रही है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और अगर सिर्फ सरफेस पे है तो उसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं. समझ में आ रही बात? अब यहां पे फिगर देखो, अगर आप ध्यान से फिगर देखोगे तो यहां पे आप ध्यान दो कि एडसॉर्प्शन के अंदर सरफेस पे है, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस पे तो जा ही रहे लेकिन बल्क के अंदर भी एंटर कर रहे हैं. तो बल्क के अंदर भी अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, राइट? तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है. अभी अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका एडसॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिना है. एडसॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, मतलब वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है. जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो वो बल्क फिनोमिना है. बल्क मतलब पूरे बल्क में होना, राइट? अब देखो होता क्या है कि जब कोई सरफेस पे मॉलिक्यूल्स सेटल होते हैं, मतलब मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स सेटल हो रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स सेटल हो रहे हैं. जब मॉलिक्यूल्स सेटल होते हैं तो वहां पे होता क्या है कि सरफेस की एनर्जी कम होती है. सरफेस की जब एनर्जी कम होगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, राइट? क्या होगी? रिलीज होगी. तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. एडसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. जबकि पूरे बल्क में जब होता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. डिफरेंस आपको याद रखना है, 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है. एंड और आगे अगर पॉइंट बात करें एडसॉर्प्शन की, द कंसेंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट देन द बल्क. मतलब जो मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन है या मॉलिक्यूल या जो भी चीज है उसका जो एक्यूमुलेशन है वो सरफेस पे अलग होगा और बल्क में अलग होगा. मतलब कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट, राइट? तो कंसेंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट देन द बल्क, राइट? आप देखो होता क्या है कि जबकि एब्जॉर्प्शन में जो होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर इट इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल. इट इज
सेम थ्रू आउट द मटेरियल, मतलब कंसेंट्रेशन जो बल्क में होगा वही आपके मतलब जो बल्क में होगा वही आपके पूरे सरफेस पे भी होगा, वैसे ही होगा। मैं थोड़ा एक चीज़ करेक्ट कर देता हूँ, एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस वाला है, ये थोड़ा सा ये फिगर्स जो है ये थोड़े से उल्टे कर देना आपको, ठीक है, वो ध्यान रखना है, तो ये याद रख लो। एंड एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा वो आगे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। एंड एब्जॉर्प्शन में इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये याद कर लो, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। एंड अगर कोई भी इशू है इन पॉइंट्स को नोट डाउन करने में तो आप बता सकते हो। अब पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, राइट। सो फिगर के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया, कोई प्रोसेस अगर सिर्फ सरफेस पे हो रहा है तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, पूरे बल्क में हो रहा है, सरफेस के साथ बल्क में भी हो रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, AB, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली एडजॉर्प्शन, है ना। अब देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन अ गैस और अ लिक्विड सॉल्यूट accumulates on the surface of a solid or a liquid। देखो मतलब समझाते हैं, अगर मेरे पास मतलब कोई सरफेस है, ये मान लो ये कोई सरफेस है, ये मान लो मेरा कोई सरफेस है, ठीक है। सरफेस मतलब ये सरफेस जो है ये सॉलिड का हो सकता है या फिर लिक्विड का हो सकता है, ये सरफेस जो है वो सॉलिड का हो सकता है या फिर लिक्विड का हो सकता है। इसके सरफेस पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स आके, मतलब जैसे मैं बोल सकता हूं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं या लिक्विड के हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स गैस के या लिक्विड के इसके सरफेस पे सेटल हो गए मान लो इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स अगर एक्यूमुलेट हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, एक चीज आपको याद रखनी है, द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, है ना। आप याद रख सकते हो एडजॉर्बेंट मतलब जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। दिमाग में डाल लो, जिस सरफेस पे हो रहा है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एग्जांपल है मेरे पास ये कोई सॉलिड है, राइट, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, और इसके ऊपर जो गैस पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब हो रहे हैं वो हो गया एडजॉर्बेट। दिमाग में रहेगा, एडजॉर्बेंट जिसपे एडजॉर्प्शन हो रहा है, जो एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट। देखो आप स्पेलिंग दिमाग में रखो थोड़ा सा, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, है ना, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो एडजॉर्बेंट मतलब जो सॉलिड या लिक्विड सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन होने वाला है, जो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जो गैस या लिक्विड के पार्टिकल सेटल हो रहे हैं वो होते हैं आपके एडजॉर्बेट, राइट, क्लियर। सो एडजॉर्प्शन एंड देखो तीन चीजें हम लोग ने पढ़ी, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है, राइट। तो अभी आपको देखो सब लोग को कंफ्यूजन होगा कि एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन, मतलब क्यों पार्टिकल्स आके ऐसे सेटल हो जाते हैं, कोई तो रीजन होगा। सो लेट अस स्टडी द रीजन। अब देखो होता क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एक लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस यानी मान लो जैसे ये है सॉलिड सरफेस, राइट, ये प्लस कोई सॉलिड सरफेस है। अब आपको पता है कि सॉलिड जो है वो किससे बनता है, एटम से बनता है। तो चलो मैं इसका मतलब इसको एटॉमिक फॉर्म में देख लेते हैं कि इसमें एटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, मतलब इसी का एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जैसे ऐसे, ठीक है, ये राइट, समझ में आ रही बात। मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो कुछ आपको ऐसा अरेंजमेंट नजर आएगा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, बन गया, और भी बना सकते हैं लेकिन इतना ही बना रहा हूं। मतलब ये सॉलिड है और इसके अंदर ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है और उसके अंदर एटम्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये सॉलिड है, ये वाला आपका सॉलिड है और इसके अंदर एटम्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, राइट।
अब होता क्या है कि देखो आप देख सकते हो कि जो देखो एटम्स जो होते हैं ना, सरफेस पे भी एटम्स है और बल्क के अंदर भी एटम्स है, मतलब बल्क के अंदर। अब आप ऑब्जर्व करना, मैं जो बता रहा हूँ वो ऑब्जर्व करना, ये जो एटम्स है जो बल्क के अंदर है, इनके चारों तरफ एटम्स है। अगर आप इनके चारों तरफ देखोगे तो इनके चारों तरफ एटम है। आप अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चारों तरफ से अगर सेम अट्रैक्शन है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो बीच वाले एटम्स है, बल्क वाले, ये जो बल्क वाले एटम्स है वो बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बैलेंस। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो अट्रैक्शन है वो एक जैसा है। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है, मान लो ये सरफेस पे, ये वाला है ना, सरफेस पे है। अब ये इसके देखो, इसकी इस तरफ तो मतलब इसके इस तरफ अट्रैक्शन है, इस तरफ अट्रैक्शन है, इस तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन ऊपर तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब चारों तरफ से इक्वल फोर्स नहीं है। तो ये जो सरफेस का एटम्स है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सरफेस के एटम्स है ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अनबैलेंस। देखो समझो, ये पहले सॉलिड था मेरे पास, ये जो मेरे पास था ये क्या था? ये सॉलिड था, राइट। इस सॉलिड के अंदर मैं गया तो कुछ मुझे ऐसा एटम्स का अरेंजमेंट मिला। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि बल्क के अंदर, मतलब उस सॉलिड के बल्क के अंदर, ये सॉलिड के अंदर वाले जो एटम्स हैं उसके चारों तरफ एटम्स है ना। तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बीच वाले एटम्स बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो सरफेस वाले एटम्स हैं उनके ऊपर कुछ नहीं है ना, नीचे तो चला एटम्स हो गए या आजू बाजू में एटम्स हो गए, लेकिन ऊपर कुछ है नहीं। तो ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है वो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अनबैलेंस फोर्स। एंड इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण, दिमाग में डाल लो, ये जो आपका अनबैलेंस फोर्स है, ये जो अनबैलेंस फोर्स है आपका, ये अनबैलेंस फोर्स अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल्स को। मतलब अगर ये मेरे पास कोई सॉलिड था, अगर मेरे पास कोई ये सॉलिड था, है ना, तो इसके सरफेस पे कौन से फोर्सेस है? अनबैलेंस फोर्सेस है। तो यहां पे जो सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है ना, और यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है गैस के या लिक्विड के, मान लो ये गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अनबैलेंस फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। सही है? तो इस तरीके से क्या होगा, कोई भी सॉलिड किसी गैस या लिक्विड को अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करने में हेल्प करेगा, यानी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी एब्जॉर्प्शन होता है इट इज ड्यू टू व्हाट? अनबैलेंस फोर्सेस। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट। तो मैंने अभी भी कहा कि द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज व्हाट? ड्यू टू अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस, accumulation of molecular species at the surface occur rather than bulk, right? तो ये चीज ही है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आप ये एग्जांपल आप देख सकते हो, इस एग्जांपल में ये जो है एक्टिवेटेड चारकोल है। चारकोल आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कोयला। चारकोल जो होता है, एक्टिवेटेड चारकोल नॉर्मली आपके आरओ सिस्टम्स में यूज होता है ना। आपने आजकल फेस वॉश के एड्स देखे हुए विद एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल क्या करता है ना, आप फेस देखो, आपने मैं अभी आजकल का कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। चारकोल जो है वो हर चीज, टूथपेस्ट में आने लग गया है, फेस वॉश में चारकोल डालने लग गया आजकल। चारकोल जो है वो आपके सोप्स के अंदर आने लग गया है। चारकोल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में चारकोल यूज़ करते हैं। चारकोल क्यों यूज़ करते हैं? मतलब बहुत ही एक्टिवेटेड चारकोल होता है, बहुत स्मॉलेस्ट साइज में पार्टिकल्स होते हैं उसके। क्या करता है, आपको अगर जानना है तो आप देखो, आप घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पे कैसे चारकोल का यूज कर सकते हो। आप क्या करो, आप एक बीकर ले लो, बीकर यानी आपके घर पे जो भी कांच का बीकर होगा वो ले लो, राइट। अब इस बीकर के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल इंक, पानी और इंक का सॉल्यूशन डाल दिया। ये क्या है? ये इंक है, पानी और इंक। पानी के अंदर
इंक डाल दिया, ठीक है। अब इंक डाल दिया तो ये पानी पूरा ब्लू हो जाएगा। मतलब इंक क्या है, इंक इज नथिंग बट डाई पार्टिकल्स होते हैं उसमें। इंक के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, डाई पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, आप इसके अंदर चारकोल ले लो, चारकोल सबको पता है ना। तो आपको क्या करना है कि चारकोल ले लो, तो चारकोल के जो पार्टिकल्स है, मतलब ये मान लो ये कोयला है, चारकोल है, ठीक है, ये जो है ये चारकोल है, बड़ा सा चारकोल ले लो। इस चारकोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, राइट। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दो। क्या करना है, चारकोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देना है। अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्लू कलर है, ये सोल्यूशन जो है ये डीकलराइज हो जाएगा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्लू सोल्यूशन है, ये ब्लू कलर अपने आप गायब हो जाएगा। फिल्टर करोगे आप इसको, फिल्टर करके देखोगे तो आपको डीकलराइजेशन हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये ब्लू इंक गया कहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने जो चारकोल का पार्टिकल ऐड किया, आपने जो चारकोल का पार्टिकल ऐड किया वो ये पार्टिकल है मान लो, और ये जो है ये डाई के पार्टिकल से मान लो। तो होता क्या है कि चारकोल के पार्टिकल्स चारकोल के पार्टिकल के अराउंड कौन से फोर्सेस है, अनबैलेंस फोर्सेस, एंड दोज अनबैलेंस फोर्सेस विल अट्रैक्ट व्हाट, क्या अट्रैक्ट करेगा, वो अनबैलेंस फोर्सेस जितने भी पानी के अंदर जो डाई के पार्टिकल्स है, कलर्ड पार्टिकल्स है, उन सबको अपने सरफेस पे लेके आएगा। देखा है ना अपने पॉन्ड्स का ऐड आता है आजकल, एक्टिविटी चारकोल के, आप वो चारकोल डालते हैं और पूरा पानी क्लीन हो जाता है। सेम चीज़ बता रहा हूँ मैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन। मतलब आपको जो टीवी में ऐड दिया गया है वो एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे देख सकते हो आप क्या हो गए, गैस के पार्टिकल या डाई के पार्टिकल या किसी भी चीज़ के पार्टिकल क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए, है ना। और ये एड्सॉर्प्शन जो हुआ ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। चारकोल यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो दिमाग में डाल लो। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, एड्सॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि O2, H2, Cl2, NB3 गैसेस, ये जो है वो चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, सिलिका एड्सॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एयर, ये दिमाग में रखना है। सिलिका क्या करता है, एयर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी सारा है कि नॉर्मली क्या होता है, देखो बहुत बार आपका फ़ोन जो है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन पानी में गिर जाता है ना। तो आजकल क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे सिलिका बैग्स आती हैं, अब इंडिया में पता नहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसका एक मतलब एक ऐड देखा था, शायद डिस्कवरी पे कुछ आया था। तो वो थैली में आपको मोबाइल डालना है और आपका मोबाइल थोड़ी देर बाद निकालोगे तो वो चालू हो जाएगा। उसका रीज़न मतलब सिंपल था कि वहाँ पे सिलिका यूज़ किया था। सिलिका जो था वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर ये सिलिका है, अगर मान लो ये सिलिका है ना, तो ये अपने सरफेस पे पानी को, यानी पानी को अपने सरफेस पे क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के हेल्प से हम लोग सिलिका से मॉइस्चर निकाल सकते हैं। मतलब सिलिका कैन बी यूज्ड, मतलब जैसे मान लो इस रूम में, मेरे जिस रूम में बैठा हूँ उस रूम में मुझे मॉइस्चर यानी मॉइस्चर हटाना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, सिलिका। सिलिका क्या करेगा, अपने सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब नहीं है, एड्सॉर्ब, दिमाग में डालो, राइट। सो एड्सॉर्प्शन होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना। अब एड्सॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ कि देखो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे पहला है, इट इज स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एड्सॉर्प्शन जो होता है इट इज स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर। मतलब कोई भी चीज़, मतलब उठ के आप ये मत बोलना कि मतलब किसी भी सॉलिड पे कोई भी गैस एड्सॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ वेरी वेरी सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट ही एक एड्सॉर्बेट पे एड्सॉर्ब हो सकता है। समझ में आ रहा है। मतलब अब रस्टिंग है तो रस्टिंग के लिए, जैसे आयरन रस्ट हो रहा है, जैसे लोहे का रस्टिंग हो रहा है, तो लोहे का रस्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे लोहे पे कोई भी गैस एड्सॉर्ब होकर रस्टिंग हो जाती है क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन मॉइस्चर एड्सॉर्ब होता है, बाद में वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। यानी मैं इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि
इसका जो नेचर है, एड्जॉर्प्शन का जो नेचर है, इट इज़ वेरी सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब समझ में आता है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही वो एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। और साथ साथ में सेकेंड पॉइंट जो है, इसका जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने पढ़ा है 11th क्लास 11th में पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, दोज प्रोसेस विच ऑकर बाय देमसेल्फ और दे रिक्वायर एन इनिशिएशन, जस्ट इनिशिएशन। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से हो रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस जिसको सिर्फ इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है, मतलब चिंगारी देने की जरूरत है, अपने आप वो चल जाएगा। जैसे मान लो इस रूम में कोई रूम बैठा है, वहाँ पे पूरा गैस फैल गया, कोई रूम में पूरा गैस फैल गया है। अब वहाँ पे अगर मैं छोटी सी चिंगारी लगा दूँ तो अपने आप जल जाएगा ना पूरा, या मेरे को जलाते घूमने पड़ेगा कि हर जगह पे जलाओ जलाओ जलाओ? नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा चिंगारी भी काफ़ी है उस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने में। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसकी जो वैल्यू निकालोगे दिस विल बी नेगेटिव, राइट। सो ऐसा क्या होता है, अगर आपको पूछ लिया, रीजन पूछ लिया कि डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होता है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो आप, द रैंडमनेस इन डिक्रीजेस एंड डेल्टा एच इज मस्ट बी नेगेटिव। देखो आपको इस पॉइंट का मतलब समझाता हूं मैं। अब जैसे ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, हो गया, ये गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स है। अब इनकी जो रैंडमनेस होती है, इन गैस की जो रैंडमनेस होती है, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस दैट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होता है वो डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंट्रोपी, जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप याद रख सकते हो, इट इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। अब मान लो कोई गैस पार्टिकल अभी इंडिपेंडेंट घूम रहा है, तो उसका रैंडमनेस ज्यादा है। अगर यही पार्टिकल इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए तो इनकी रैंडमनेस, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। सिंपल लॉजिक लगाओ, पार्टिकल जो गैस के पार्टिकल्स है वो सरफेस से अटैच हो गए तो उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, घट गई, सही है। तो वहां पे यही बोला है कि रैंडमनेस डिक्रीजेस, और साथ साथ में यहां पे ये प्रोसेस जो है वो कौन सा है, एक्सो है। ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है, यानी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। याद रख सकते हो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डेल्टा एस है वो घट रहा है और डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो रहा है। अगर इन दोनों की वैल्यूज, अगर आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आपको डेल्टा जी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा। सिंपल है। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि वाई, ऐसा क्यों है कि एड्सॉर्प्शन रैंडम, मतलब एड्सॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। दिमाग में आ गया, ये पॉइंट आप लिख दो। और अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैंने जो बताया है ये वाला आप चीज़ याद रख सकते हो। ये वाली जो चीज़ है, एक्सप्लेनेशन आपको अगर पूछ लिया तो ये वाली चीज़ याद रख सकते हो। सिंपल है। सो गॉट इट कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। देखो मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि एड्सॉर्प्शन क्या है, फिर एड्सॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, एड्सॉर्प्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और एक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो, वो ये है कि अगर हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको ऑकल्जन बोलते हैं। अब ये नया टर्म है। ऑकल्जन जो होता है इट इज नथिंग बट कि कोई गैस जब किसी सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है ऑकल्जन, ठीक है, याद रख सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिसॉर्प्शन। अब बताते हैं कि डिसॉर्प्शन क्या है। देखो डिसॉर्प्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी पढ़ा था कि अगर किसी सॉलिड सरफेस पे
पार्टिकल्स है ना, एड्सॉर्बेंट जो है वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। अगर मान लो ये सरफेस है, इस पे पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड है और इसको हम लोग निकाल रहे हैं किसी तरीके से, फिजिकल कंडीशन चेंज करके निकाल रहे हैं, मतलब सरफेस से ये अलग हो रहा है, यहाँ पे सरफेस से जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस से जुड़ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस से अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, मतलब रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जब अलग हो जाएंगे तो उसको हम लोग डिसॉर्प्शन बोलते हैं। जब जुड़ जाते हैं सरफेस से सरफेस तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, डिसॉर्प्शन इज अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके, सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, और एक चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन जो है वो क्या है मैं बताता हूं। इट इज अ प्रोसेस इन विच बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको हम लोग सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर, मतलब अगर दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। ये वर्ड यूज होता है कभी कभी, तो आप याद रख सकते हो व्हाट इज सॉर्प्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई मैं आखिर में लास्ट में रिवीजन कराऊंगा इस चीज़ का, लेकिन अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एड्सॉर्प्शन आ रहा हो टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, ये सारा कंसंट्रेशन का कमाल है। पॉजिटिव कब बोलते हैं और नेगेटिव कब को बोलते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट देन इन द बल्क। मतलब समझ में आ रहा है? देखो जब मैं बताता हूं, मतलब अगर ये कोई आपका सॉलिड है, ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है कि एड्सॉर्बेट जो है, ये एड्सॉर्बेट है, ये क्या है, एड्सॉर्बेट है। अब ये जो एड्सॉर्बेट है और यहां पे थोड़ा बहुत एड्सॉर्बेट है, थोड़ा बहुत अंदर बल्क के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन सरफेस क्या है, ज्यादा है, और बल्क में मतलब अंदर क्या है, कम। समझ में आ रहा है? सरफेस पे ज्यादा है और बल्क में कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। समझ में आ रही बात? देखो यहां पे वापस से देखो, concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent than in the bulk is called positive adsorption. Clear? मतलब सरफेस पे ज्यादा होता है, बल्क में कम होता है, तो उसको पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अगर मान लो इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस रिलेटिव टू द कंसेंट्रेशन इन द बल्क, तो उसको हम लोग नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होगा कि मतलब मैं यहां पे बताता हूं नेगेटिव का मतलब क्या होगा, मैं बता रहा हूं। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, इसके सरफेस पे तो पार्टिकल्स है लेकिन बल्क में इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन सरफेस क्या है, कम है, और बल्क में ज्यादा है। समझ में आ रही बात? सरफेस पे कम है और बल्क में ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि सरफेस पे ज्यादा होना, बल्क में कम होना। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे कम होना
और बल्क में ज़्यादा होना। बहुत सिंपल है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ने जो जो चीज़ें पढ़ी, देखो आपको मैं बता देता हूँ हम लोग ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में फर्क, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स पढ़े, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, सही है। आपने अभी भी पढ़ा कि ये जो सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट, है ना, याद रख सकते हो। ये जो सॉलिड है वो एड्सॉर्बेंट है और ये जो गैस इसके ऊपर सेटल होगा वो एड्सॉर्बेट है, गैस है, लिक्विड है, ठीक है। थर्ड चीज क्या पढ़ी? रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान दे दो। रीजन क्या था? अनबैलेंस फोर्सेस। क्या था रीजन? अनबैलेंस फोर्सेस। मैंने आपको ऑलरेडी ये पूरी चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। अनबैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता चल गया होगा कि बल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है वो हम लोग ने क्या पढ़ा? रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। फिर हम लोग ने पढ़ा कि डिसॉर्प्शन क्या होता है, ये आपको अभी अभी पता चल गया कि सरफेस पे जो एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स है वो अगर निकल जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑक्यूल्जन, कोई गैस अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूल्जन। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? सॉर्प्शन, जब एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं, राइट। यहां पे हम लोग ने एड्सॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी है, मैं उसको समराइज कर दिया। इतनी चीजें दिमाग में डाल लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। मैं कोई चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखो मैं आपको बता देता हूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है उसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आप एक बार आप भी पानी पी लीजिए। गर्मी बहुत है तो पानी बहुत ज़रूरी है, बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, राइट। क्योंकि पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट? फिजियोप्शन एंड केमिसॉप्शन। अब बोलोगे ये क्या है सर? बताता हूं, साइड में बताता हूं, है ना। चलिए अब देखो मैं बात कर रहा हूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन की। किसकी बात कर रहा हूं? फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यहां पे बाद में कीजिए, मतलब ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। अब जैसे ये मेरा एड्सॉर्बेट है, ठीक है। अब मान लो इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, मतलब इसके बीच में मैं ये बोल रहा हूं
ये जो है ये मॉलिक्यूल्स और इस सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन है, इस सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अगर वीक फोर्स है, वीक फोर्स है, वीक फोर्स का मतलब होता है वीक वेंट्रबल फोर्सेस, है ना, आपने पढ़ा होगा वेंट्रबल फोर्सेस के बारे में। तो अगर इन दोनों के बीच में वीक फोर्स है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि ये कौन सा एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल है, मतलब ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है। अगर ये मेरा सरफेस है, अगर ये मेरा सरफेस है और ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब इसके सरफेस के बीच में और इन पार्टिकल्स के साथ जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो वैसे वाले एड्सॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है, राइट। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि दोनों ही प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही प्रोसेस के दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब लेकिन आप एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है, मतलब देखो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो है वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, है ना, जबकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है मतलब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये ज्यादा एक्सोथर्मिक है, राइट। ये थोड़ा सा कम एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पे थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो बेसिक मैंने बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड अ केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल मतलब दिमाग में डाल लो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन यानी वीक वेंट्रबल फोर्स बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, राइट। एंड इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, दैट इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन, राइट। तो चीजें याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया, द फोर्स ऑपरेटिंग इज व्हाट, वीक वेंट्रबल फोर्स। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वीक वेंट्रबल फोर्स। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर द फोर्स ऑपरेटिंग इज व्हाट, केमिकल बॉन्ड विच में बी आयनिक और कोवेलेंट, आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके बीच में। तो हम लोग याद रख सकते हो, अगर वीक वेंट्रबल फोर्स है तो फिजिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड यानी आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अब जैसे आपको पता है कि दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, दोनों के अंदर सरफेस एनर्जी घटती है, मतलब कोई पार्टिकल, मतलब जैसे अगर ये एड्सॉर्बेट है, बेंट है, इसके ऊपर जब एड्सॉर्बेट आता है तो यहाँ की सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो जितने पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स है तो जो एनर्जी रिलीज होने वाली है फिजिकल में वो बहुत ही कम होगी। तो आप देख सकते हो 20 से 40 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, 20 से 40 किलोजूल, जबकि यहाँ पे कितनी होती है 40 से 400 किलोजूल पर मोल एनर्जी। केमिकल में ज्यादा होती है, मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कम एनर्जी रिलीज होती है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस का कमाल है। सरफेस एनर्जी हमेशा घटती है, याद रखना, कोई चीज जब सरफेस पे सेटल होती है सरफेस एनर्जी घटती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड डिसॉर्प्शन कैन ऑकर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सिंपल है, मतलब देखो ये एड्सॉर्बेंट है, इसके ऊपर एड्सॉर्बेट है, अगर मेरे को एड्सॉर्बेट को निकालना है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। अब जब हीट करूंगा तो ये पार्टिकल्स अपने आप निकल जाएंगे। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि ये जैसे पार्टिकल है, ठीक है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, तो यहाँ पे अगर मैं हीट करता हूँ, मान लो इसको मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करूँगा तो ये पार्टिकल्स अपने आप, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये सरफेस से निकलना चालू हो जाएंगे। मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल है। कैसा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आप इसको टेम्परेचर बढ़ा के इसका डिसॉर्प्शन करवा सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की तो इट इज इरिवर्सिबल। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल।
अब इरिवर्सिबल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑकर होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं करता तो वो प्रोसेस नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है उसको अगर कराना है मुझे, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ठीक है, दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये अपने आप से हो जाता है, बहुत ही, इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज केमिकल रिएक्शन होने के लिए, बिकॉज एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही बात? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन और टू स्टार्ट द रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉर्मली लो टेम्परेचर पे जल्दी होता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन जो है इट इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में फिजिकल एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो कम हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि टेम्परेचर बढ़ाया तो डिसॉर्प्शन हो गया, और मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया ना। और टेम्परेचर अगर मैं घटाऊंगा तो पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड रहेंगे, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर कैन अफेक्ट फिजिकल एब्जॉर्प्शन वेरी विगरसली, राइट। सो दिमाग में रखो कि लो टेम्परेचर ज़्यादा फेवरेबल है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली फिजिकल एब्जॉर्प्शन के जो भी पार्टिकल्स हो गए वो सरफेस से निकल जाएंगे, राइट। अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं, इसका कोई सिलेक्टिव नहीं है, मतलब ऐसे मैंने जैसे कहा था कि एडजॉर्प्शन नॉर्मली सिलेक्टिव होता है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर गैस किसी सॉलिड पे सरफेस पे एब्जॉर्ब हो पाएगा, है ना। कोई भी गैस फिजिकली एक्यूमुलेट हो सकता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं, टेम्परेचर वाली बात कर लेता हूं। केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। कंफ्यूजन? फिजिकल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो रहा था, टेम्परेचर घटने पे बढ़ रहा था। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं कि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन था, राइट। अब आपका जो एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना है। क्या बना है, केमिकल बॉन्ड। अब होता क्या है, जब शुरुआत में मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा के आप शुरुआत में क्या कर रहे हो, केमिकल एब्जॉर्प्शन के साथ आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप जब टेम्परेचर शुरुआत में बढ़ा रहे हो तो आप एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उसका एक्टिवेट कर रहे हो। लेकिन मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाते ही चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बहुत बढ़ाते गए तो एब्जॉर्प्शन बढ़ते गए, ऐसे नहीं होता है। अगर मान लो आपने फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया, फर्दर, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, फर्दर केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्दर जो है आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते गए तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी अपना रोल प्ले करेगी। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस पढ़ा होगा क्लास 11 में। काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये अगर सरफेस पे ये केमिकली एब्जॉर्ब्ड है, शुरुआत में मैंने उनको मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा, मतलब ये स्ट्रांगली अटैच हो गए। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स इनकी जो एक्टिवेशन है मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो ये सरफेस से निकलना भी चालू हो जाएगी। मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, समझ रहे हैं, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। जबकि फिजिकल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। क्लियर? समझ में आया?
अगर आपको ग्राफिकली समझना है तो इसको मैं ऐसे याद बना सकता हूँ कि अगर ये आपका ग्राफ है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन शुरुआत में बढ़ता है, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो गई है ना फिर वो घटता है। समझ में आ गया? ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के साथ है। ये किसके साथ है? केमिकल एब्जॉर्प्शन के साथ ऐसा होता है। शुरुआत में बढ़ेगा क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं और फिर घट जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए याद रख सकते हो कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन फर्दर इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी रिएक्शन जो होती है वो किसी के साथ भी एरे गेरे के साथ नहीं हो जाती है, एक पर्टिकुलर चीज के साथ ही होती है। यानी मैं बोल सकता हूं कि इट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। इट ऑकर्स ओनली बाय पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो तभी होगा जब केमिकल बॉन्ड बनाने का कोई वहां पे कंडीशन ओबे हो रहा, मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। अब केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, राइट? दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, दोनों में सेम है। इसमें भी सरफेस एरिया बढ़ने पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। क्यों? अब देखो ना, लॉजिक लगाओ। अब मैं अगर बताऊं, मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है? अगर मैं ये सॉलिड का सरफेस है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एरिया मिलेगा बैठने के लिए। सरफेस एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल्स को कम एरिया मिलेगा। यानी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा ही और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही केसेस में याद रख सकते हो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए क्या है? सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। याद रख सकते हो, सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? एब्जॉर्प्शन से प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों ही केसेस में एब्जॉर्प्शन बढ़ने वाला है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस, राइट? सो दिस वाज अ वेरी इजी पॉइंट, बहुत ही आसान पॉइंट था। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग अभी, दैट इज इट फॉर्म्स मल्टीमोलिकुलर लेयर एंड इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टीमोलिकुलर लेयर बनता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर बनता है। बताता हूं, ठीक है? सब बोलेंगे ये क्या है सर? तो देखो मैं बता रहा हूं, जैसे अगर एग्जांपल ये मेरा कोई सॉलिड सरफेस है, इस पे अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट? मैं फॉर एग्जांपल केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो यहां पे इस सरफेस पे एक ही लेयर बनेगा। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक ही लेयर बनेगा। तो इस एक लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्ड बना है। ठीक है, फर्दर इसके ऊपर कोई लेयर नहीं चढ़ेगा। अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात करूं, अगर मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? मतलब जैसे ये कोई एड्सॉर्बेंट है, ये कोई एड्सॉर्बेट है जो उसके सरफेस पे सेटल हुआ है। अब ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो तो क्या है? एक फिजिकल अट्रैक्शन है नॉर्मली, है ना? अब हो सकता है इसके ऊपर और एक लेयर सेटल हो जाए, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन तो किसी के बीच में भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है इसके ऊपर और एक लेयर सेटल हो जाए। तो ये जो फिजिकल अट्रैक्शन होगा जिसके कारण ये कौन सा लेयर बनाएगा? मल्टी मॉलिक्यूलर, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगा और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या बनेगा? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा। दिमाग में आ रहा है? केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर यूनिमोलिकुलर और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर। क्लियर? तो बहुत आसान है, मल्टी मॉलिक्यूलर, यूनिमोलिकुलर।
ठीक है, जो भी पॉइंट्स है मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं आपको, कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है। तो अब आ जाते हैं फर्क, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट, ये 2 मार्क्स में तो पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लें इस चीज़ को, 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। सो you got to know about the difference between a physical adsorption and chemical adsorption. Now let us move to the last topic of this chapter, not this chapter, this lecture. आगे बहुत कुछ बचा है, so इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एड्सॉर्बेंट है ना, उसके एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कितना वो एड्सॉर्ब होने वाला है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। याद रख सकते हो, कोई चीज देखो, चारकोल पे कोई एक गैस बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब होता है और दूसरा गैस बहुत कम एड्सॉर्ब होता है, मतलब ये चारकोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये उस गैस पे डिपेंड कर रहा है, उस एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेम गैस में एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन डिफरेंट एड्सॉर्बेंट, ये भी एक चीज है, मतलब अलग अलग ये 2 सॉलिड सरफेस है, ये दोनों एड्सॉर्बेंट है, इस पे कोई गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है और इस पे वही गैस कम हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है सरफेस एरिया, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, सेम है फिजिकल के लिए भी और केमिकल के लिए भी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेचर ऑफ गैस, मतलब गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो यहां पे आपको दिया है कि ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ग्रेटर आर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर इज द एड्सॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच द, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सॉरी, below which gas exist as liquid, ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिमाग में डाल लो, जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, टीसी जितना ज्यादा होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे आपको पूछ लिया, देखो मैं बताता हूं आपको, एक गैस है ए, एक गैस है बी, ठीक है, गैस ए एंड गैस बी, ठीक है, आपको ऐसे दे दिया है। अब मान लो इसका टीसी जो है, इसका टीसी जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है एंड इसका जो टीसी है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आपको बोल दिया कि इनमें से कौन सा गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा, किसका गैस का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। देखो मैंने आपको कहा था कि टीसी जो होता है इट इज़ मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो वो लिक्विड होगा, मतलब ये जो गैस है ये 5 डिग्री के नीचे जब जाएगा तब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आपको पता है लिक्विड तो ज्यादा, गैस ज्यादा रैंडम है या लिक्विड ज्यादा रैंडम है? लिक्विड तो क्या होता है, पास आ जाते हैं पार्टिकल्स, मतलब लिक्विड ज्यादा एड्सॉर्ब होगा गैस के कंपैरिजन में, मतलब मैं गैस का एड्सॉर्प्शन कंपेयर करूँ लिक्विड का एड्सॉर्प्शन करूँ तो लिक्विड ज्यादा एड्सॉर्ब होता है, और ये 50 के नीचे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये 50 के नीचे लिक्विड ही होगा और ये 5 के नीचे लिक्विड होगा, ये वाला 5 के नीचे लिक्विड होगा और ये वाला 50 के नीचे लिक्विड होगा। तो अब मेरा रूम टेम्परेचर जो है वो मान लो 27 है। अब 27 पे ये तो ऑलरेडी लिक्विड होगा, क्यों लिक्विड होगा, क्योंकि ये तो 2750 के नीचे है ना, लेकिन 5 को अचीव करना है तो ये लिक्विड, ये किस फॉर्म में होगा, ये तो गैस फॉर्म में होगा, इसको लिक्विड बनना है तो 5 के नीचे जाना है टेम्परेचर, तो ज्यादा एड्सॉर्ब कौन होगा, ये वाला, मतलब जिसका टीसी ज्यादा वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। देखो बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच द गैस एग्जिस्ट एज लिक्विड, तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उतना अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, जितना ज्यादा होगा उसके बिलो वो पूरा लिक्विड ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब 50 के नीचे, मतलब ये जो गैस बी है वो 50 के नीचे लिक्विड ही लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। तो 50 के नीचे कोई भी टेम्परेचर, जैसे वो 30 है, 32 है, 40 है, कुछ भी है, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन गैस ए जो है, मैं गैस ए की अगर बात करूं तो 5 के नीचे वो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, तो 5 तो बहुत कम हो गया, तो 6 पे भी वो लिक्विड, 6 पे क्या होगा, वो गैस होगा, 7 पे भी गैस होगा, मतलब 5 के ऊपर वो गैस ही एग्जिस्ट करेगा।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस पता चल गया, यहाँ पे अलग अलग गैसेस है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए, आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर, अभी भी मैंने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप ली चैटलेस प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, टेम्परेचर डिक्रीजेस द एड्सॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। अभी भी हम लोग ने पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, फिजिकल में थोड़ा सा अलग था, केमिकल में थोड़ा अलग था, तो वो वही याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रेशर, प्रेशर जो है एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिमाग में रखो, अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूँ और प्रेशर को मैं बढ़ाऊँ तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के पार्टिकल्स क्या होगी या किसी लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होगी, ज़्यादा सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, यानी एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, राइट। एक्टिवेशन ऑफ अ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, मैंने अभी भी कहा था कि एक्टिवेशन जो है मतलब जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट है जिस पे एड्सॉर्प्शन करना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, ये मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, और मैंने इसी सॉलिड को ब्रेक कर दिया दो पीसेस में, ठीक है। अब ये सॉलिड जो था ये मान लो ये है, ठीक है, ये सॉलिड मतलब ऐसा है कुछ, राइट। अब जैसे आप देख सकते हो, अब इसको जब मैंने ब्रेक किया तो ये कुछ ऐसा हो गया, सही है ना। अब इसको ब्रेक करो, ये आधा आधा हो गया ना। सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बतानी है आपको तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, ब्रेक कर दिया, मतलब मैंने किसी सॉलिड को ब्रेक कर दिया, मतलब जितना आप उसको ब्रेक करोगे उसमें उतने अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ जाएंगे। देखो गिनो कितने अनबैलेंस फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये अनबैलेंस फोर्सेस थे, बड़ा पीस था तभी इतने अनबैलेंस फोर्सेस है। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब सरफेस पे अनबैलेंस फोर्सेस 14 है मान लो। अब यहाँ पे कितने हो गए, ये ब्रेक हो गए दो पीसेस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके 10 और इसके 10 कितने हो गए, 20, है ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके 10 और इसके 10 कितने हो गए, 20 हो गए। मतलब जब आप किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हो, मतलब अगर ये बड़ा पार्टिकल है और इसको मैंने मान लो पाउडर कर दिया, तो पाउडर करने के बाद आपने क्या बढ़ा दिया, उसका अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या बढ़ गए। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सिंपल है, मतलब किसी भी चीज को अगर आप किसी भी सॉलिड को अगर पाउडर में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे इनडायरेक्टली नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ेंगे, देखो ये चीज ध्यान से देखो, ये याद रख सकते हो, नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ेंगे तो एड्सॉर्प्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है। सो ये जो फैक्टर है आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो नोट्स है मैं चैप्टर के कंप्लीशन पे आपको दे दूंगा, ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, है ना, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो जो डिस्प्लेड है। इन नंबर्स पे से किसी भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट करके आप जो भी चीज़ें क्वेरीज है या क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग के साथ ज्वाइन हो सकते हो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे वाला डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को पढ़िए, अच्छे से देखिए इस वीडियो को, एंड साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि इन नंबर्स पे से कोई भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, एंड कांटेक्ट करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्पेशली सिलवासा के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे
आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको जो रेगुलर नोट्स हैं या टेस्ट सीरीज़ है उनके बारे में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री प्रोवाइड करने वाले, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.